हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। अभी तक जो दो पार्ट आप देखे थे उसी के ये नेक्स्ट पार्ट तीसरा पार्ट आपका आया है। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र रसायन के खेला खत्म सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आज जो साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके केवल रसायन विज्ञान से लिए गए हैं। अभी तक हमने तीनों पार्ट के करवाए हैं आपको, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब इस वक्त जो हम आपको करवाएंगे वो है आपका रसायन विज्ञान का। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना ख़राब करते हुए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं दोस्तों। तो आपसे इसमें सहसंयोजक आबंध के बारे में पूछा गया है, तो हम बताते हैं कि इसमें सहसंयोजक आबंध कितने होंगे। तो देखिए, इसमें आपके कार्बन कितने दिए गए हैं, 2। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, C और C। इसके बीच में जो है एक सिंगल बॉन्ड रहता है, आप जानते हैं। और हाइड्रोजन इसमें 6 हैं, तो एक हाइड्रोजन आप नीचे लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इसके बगल में लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर जोड़ देंगे, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और एक हाइड्रोजन इसके यहाँ पर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन को हमको देना भी है 4 बॉन्ड। तो आप जानते हैं कि एक बॉन्ड इसमें बना, एक बॉन्ड इसमें बना, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना। यानी आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, 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 इसको दिया गया, एक इसको दिया गया, और एक कार्बन और कार्बन के बीच में है। तो आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी है, 7। तो इसमें जो सह संयोजक आबंध होंगे वो इसके होंगे 7, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। अब इसके बाद इसका बी ऑप्शन सही होगा। यानी आपको जो आयनिक बिंदु बना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताए गए थे, जो क्लास में हमने बताया था आपको, तो उसी का ये पार्ट है, उसी से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन इसका होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। आप इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसका वीडियो भी आपको एक मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों। तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होता है, देखिए जो कोल तार होता है इसमें भी कार्बन पाया जाता है, और इसके बाद जो पेट्रोलियम होता है इसमें भी कार्बन पाया जाता है। और इसमें जो आपका ऑप्शन सी दिया है, कोल तार तथा पेट्रोलियम, जब दोनों में ही कार्बन पाया जाता है तो इसका आप सही ऑप्शन जो होगा, 100% सही जो ऑप्शन आप लगाएंगे वो आप ऑप्शन सी को चूज करेंगे दोस्तों। किसको चूज करेंगे, ऑप्शन सी को। क्यों, क्योंकि कोल तार और पेट्रोलियम दोनों में ही कार्बन पाया जाता है, दोनों ही जीवाश्म ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में एल्ब्यूमिन तथा यूरिया को किस पदार्थ की श्रेणी में रखा गया था। तो प्राचीन काल की बात करें तो यूरिया को श्रेणी में रखा गया था जंतु पदार्थ। क्यों, क्योंकि ये एक जैविक था, इसमें जो है खाद्य में यूज किया जाता था, और सबसे पहले ये लैब में खोजा गया था, जिसका आणविक सूत्र आपको पता होगा कि क्या होता है। तो यूरिया का आणविक सूत्र क्या होता है, कमेंट करिए आप। यानी ये होता है NH2CONH2। तो ये आपका यूरिया का आणविक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, यूरिया का आणविक सूत्र, और इसे सबसे पहले लैब में क्या किया गया था, खोजा गया था, लैब में प्रयोग किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जंतु पदार्थ। अब इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जल शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन किसने किया था। यानी जल शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो जल शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, आप बताएंगे। आपका ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है चार्ल्स, ऑप्शन सी है बार्जीलियस, और ऑप्शन डी है व्हेलर। तो व्हेलर जो थे उन्होंने इसका खंडन तो नहीं किया था, लेकिन अगर आपको यहाँ पर जवाब किया जाए तो बार्जीलियस ने इसकी खोज की थी या व्हेलर ने की, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक इसमें थे। सी वाला भी ऑप्शन है आपके पास, डी वाला भी ऑप्शन है। तो इसमें बताइए खंडन करने वाले कौन थे। तो अगर हम खंडन करने वाले की बात कर रहे हैं तो वो व्हेलर थे। कौन थे, व्हेलर थे। और अगर इसी को शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, जो इन्होंने इसको व्यवस्थित किया था, वो आपके बार्जीलियस थे। तो या अगर खंडन करने वाला आता है तो आप व्हेलर बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, व्हेलर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैव शक्ति सिद्धांत, यहाँ पर जैव होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि जय लिख गया है, तो यहाँ पर जैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैव।
तो जैव शक्ति सिद्धांत कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जल शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया और इसका खंडन किसने किया? तो खंडन की बात करें तो खंडन अभी पीछे आप क्वेश्चन देख चुके हैं कि खंडन हॉयलर ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस सिद्धांत को दिया किसने, तो बार्जेलियस ने दिया। किसने दिया? बार्जेलियस ने। और बार्जेलियस के बारे में और हम बता दें आपको, इन्होंने जो आधुनिक सारणी थी उसके जो सोडियम है, पोटेशियम, इनके प्रतीकों के बारे में भी बताया है, यानी प्रतीकों को इन्होंने ही दिया है, ठीक है, बार्जेलियस ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन जिन कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त, यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अतिरिक्त, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। लेकिन उसने पूछा है कि हाइड्रोकार्बन बताइए कि जिसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त रहते हैं, यानी एन रहता है, एन को मतलब नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर भी रहता है। तो अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की उपस्थिति रहे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है, यदि इसमें हम क्लोरीन मिला देंगे तो हमारे पास मेथिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड एक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि C2H6 का IUPAC नाम बताइए। अब C2H6 का IUPAC नाम पूछा है तो आपको पता है इसमें कार्बन कितने हैं दोस्तों? 2। जब कार्बन एक होता है तो एक कार्बन को आप मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। कार्बन 2 होता है तो 2 कार्बन को आप एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन किसी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, C सिंगल बॉन्ड C, तो उसको हम उसके अनुलग्न में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। इसीलिए ये 2 कार्बन है तो ये एथ हो गया, लगाएंगे एन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एथेन। क्या हो गया? एथेन। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सूत्र आपसे पूछा है दोस्तों। तो एल्काइन जिसके कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जब कभी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम आयन की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? आयन की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको एल्काइन का सूत्र के बारे में बताएं तो एल्काइन आप जानते ही हैं क्या होता है। तो एल्काइन के बारे में अगर बताएं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, आप जानते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसे आप कैसे डिनोट करेंगे? तो आपको पता है कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन। तो एल्काइन यहाँ पर कोई कुछ दिख रहा? अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? C2 और यहाँ पर 4, यानी C2H2 आ जाएगा, जो कि C2H2 इसमें है नहीं। तो हम एक 3 रख के देखते हैं। अगर n बराबर आप 3 रखते हैं दोस्तों इसमें तो C3 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा तो H कितने आ जाएंगे? 4। तो देखो C3H4 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? देखो A ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? C3H4 हो जाएगा। अगर हम B ऑप्शन की बात करें तो C3H6 दिया गया है, ये आपका किसका सूत्र है? ये एल्केन में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम C2H6 की बात करें, भी एल्केन में आता है। बेंजीन में ये आपका बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, जिसको एरोमेटिक भी कहा जाता है। चलिए अगले और के चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे कहा गया साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो साइक्लोप्रोपेन की बात कही गई है दोस्तों। तो साइक्लोप्रोपेन कही गई तो प्रोपेन से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये तो आप जान जाएंगे, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। यानी यहाँ पर एक कार्बन होगा, एक कार्बन आपका यहाँ पर होगा, एक कार्बन आपका यहाँ होगा। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। अब आपको इसको 4 बॉन्ड करने कार्बन के, इसको एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको एक हाइड्रोजन दे दीजिए। अब इधर भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए आप।
और इसको भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए और इसको भी 4 करना, इधर भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए। तो ये आपकी जो संरचना बन गई है, ये आपकी बन गई है कौन सी? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3, यानी इसमें 3 कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो यहाँ पर असंतृप्त की बात करें तो संतृप्त, देखो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है ये। तो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उनके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जो असंतृप्त होता है उनके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, या डबल बॉन्ड छोड़ के ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल यानी द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उसको हम असंतृप्त कहते हैं, और जिसमें एकल बंध पाया जाता है उसको हम संतृप्त कहते हैं। तो यहाँ पर असंतृप्त के बारे में पूछा गया है, तो असंतृप्त कौन सा होगा? देखो प्रोपेन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एन आपको हमने बताया था कि एन जिसमें लगता है लास्ट में आईयूपीएसी में, जो आपका संतृप्त होता है यानी सिंगल बॉन्ड वाला होता है, तो पहला तो हो नहीं सकता। एथिलीन, एथिलीन में देखो दोस्तों डबल बॉन्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ईन ग्रुप है। तो समझ जाइए कि इसका सूत्र कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, एथिलीन। क्या सही होगा? एथिलीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन नहीं ब्यूटेनॉन, यहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्तों ये। ठीक है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह अगर पूछे तो आप समझ जाइए कि ये ओन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? ओन के बारे में। तो जहां कहीं भी आपको किसी भी ग्रुप में सीओ ग्रुप दिख जाए, क्या दिख जाए? सीओ दिख जाए। अगर आपको सीओ दिख जाए तो समझ लो वो कौन सा क्रियात्मक समूह है? वो ऑन क्रियात्मक समूह है। तो आपको कहाँ सीओ दिख रहा है? ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए इसका क्रियात्मक समूह होगा, ओन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह पूछा है दोस्तों। तो इसका जो आगे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन इसके आगे वाले पेज में दिए गए हैं। तो हम आपको ये बता देते हैं कि एसिटिक अम्ल का जो है अम्ल में क्रियात्मक समूह जो दिया गया है वो तो COOH पहला ऑप्शन है, और इसका अगला ऑप्शन क्या है? CO है, और अगला ऑप्शन क्या है? CHO है, अगला ऑप्शन क्या है? OH है। तो हम आपको बता दें कि पहला ऑप्शन इसका क्या दिया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया था COOH। तो आप बताइए इसमें एसिटिक अम्ल ग्रुप कौन सा है? तो जहां पर भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको COOH ग्रुप दिख जाए तो वो एसिड ग्रुप होता है दोस्तों। कैसा ग्रुप होता है? एसिड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो अल्कोहल का IUPAC नाम पूछा है। तो देखो जहां पर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल ग्रुप में आपका पता है क्या होता है? OH समूह उपस्थित होता है, और इसके IUPAC नाम लिखते समय इसके लास्ट में जो अनुलग्न जुड़ता है वो ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑल। तो एथिल अल्कोहल की बात कही गई, तो एथिल अल्कोहल में तो 2 आपके कार्बन होंगे, 5 हाइड्रोजन होंगे और 1 OH होगा। तो इसका जो IUPAC, ये इसका सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल। अगर IUPAC नाम पूछा जाता तो आप बताएंगे एथेनॉल। क्या बताएंगे? एथेनॉल। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल आता है लास्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वायुयान में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? वायुयान में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि एसिटिल क्लोराइड तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम कार्बाइड भी नहीं हो सकता। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में एक ही यूज किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेथिल अल्कोहल है इससे आप नहीं बना सकते कोई भी चीज़, लेकिन अगर जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसको अगर किसी कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड के साथ बना दिया जाए इससे पेट्रोल बन जाता है बेंजीन के साथ बनाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि इसको हम यूज करते हैं ईंधन के रूप में वायुयान में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होगा सोचो? तो यहाँ पर हम बता दें कोई लवण का ही प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। तो सोडियम नाइट्रेट हो नहीं सकता,
सोडियम एसीटेट और कास्टिक सोडा या सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा क्योंकि ये नमक बनाने में भी यूज किया जाता है। और कास्टिक सोडा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा सोडियम एसीटेट। क्या होगा? सोडियम एसीटेट। यानी सोडियम एसीटेट में मिसेल पाई जाती है दोस्तों, इसे गुच्छे जैसी आकृति होती है इसकी। तो हम अगर बात करें तो C17, H35 और COONA, इसको बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, और यही आपका साबुन होता है दोस्तों। क्या होता है? साबुन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एस्टरों, ये एक्टरों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है, इसकी टाइपिंग गड़बड़ है, तो यहाँ पर एस्टर होगा। क्या होगा? एस्टर। तो एस्टर की बात करें कि जहाँ एस्टर के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है, तो एस्टर की क्षारीय अभिक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है एस्टरीकरण। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। यानी एथिल अल्कोहल ले लीजिए आप, और एथिल अल्कोहल को क्या करना है आपको? सोडियम एसीटेट के साथ कर देना है, या एसिटिक अम्ल के साथ कर देना है। एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कर देंगे तो यहाँ से जल निकल जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से एक OH निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या? CH3, COO, C2H5, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा क्या? CH3, COO, C2H5, यही आपका क्या होगा? एथिल एसीटेट, यही एस्टरीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिसेल की संरचना कैसी होती है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने पहले बताया था इसको, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसकी मिसेल कैसी होती है। देखो बीच में होता है ऑयल, और इसकी मिसेल कुछ ऐसे ऐसे बनती है, आप जानते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बनती है इसकी मिसेल। आप इसकी आकृति देखे होंगे कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आप इसकी आकृति के बारे में समझ सकते हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ बनती है, यही होती है इसकी मिसेल। और यहाँ क्या होते हैं? सोडियम के अणु उपस्थित होते हैं। समझ गए कि ना समझ गए? तो यहाँ पर ये कैसी है? जटिल और गुच्छे की तरीके लगती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। तो अगर हम एल्डिहाइड नहीं, एस्टेल्डिहाइड पूछा हो गया, लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा एल्डिहाइड, तो एस्टेल्डिहाइड अगर पूछता तो एस्टेल्डिहाइड आपको पता है कि एस्टेल्डिहाइड में आपके पास CH3 CHO होता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है एथेनल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया केवल एल्डिहाइड, तो केवल एल्डिहाइड में केवल 1 कार्बन होता है, आप जानते ही हैं, यानी जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? मेथेनल। इसको हम क्या कहेंगे? मेथेनल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होगा आपको? तो हम आपको इसका रिएक्शन करवा के दिखा देते हैं कि पहले आप अल्कोहल ले लीजिए। अल्कोहल होता है CH3CH2OH। अगर इसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है ये वाला, तो यहाँ जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बनाएगा CH3CHO और प्लस में H2। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल गया, विहाइड्रोजनीकरण हो गया, तो इसका नाम क्या है? एस्टेल्डिहाइड। यानी यहाँ पर एल्डिहाइड देगा ये, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। तो देखिए एसिटिक अम्ल में आपसे अम्लीय हाइड्रोजन पूछा है, ना कि एल्किल वाला पूछा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटिल्डिहाइड इसमें पूछा गया है क्या? अम्ल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में नहीं पूछा। तो यहाँ पर ये अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? दिख तो रहे हैं 4, लेकिन आप 4 उत्तर नहीं देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एल्किल समूह का हाइड्रोजन है, आपसे अम्लीय समूह का हाइड्रोजन पूछा है। तो यहाँ पर देखो केवल एक ही हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अब हम अगला नेक्स्ट पेज इसमें जोड़ लेते हैं और आपको थोड़ा सा IUPAC समझा देते हैं। तो देखिए पहला, अगर IUPAC आपका आ जाता है क्या? अगर आप IUPAC के बारे में बात करें, IUPAC के बारे में बात करें, तो IUPAC में आपको सबसे पहले करना क्या होता है? अगर आपके पास 1 कार्बन आता है तो इसके लिए आप मेथ लिखते हैं। अगर आपके पास 2 कार्बन आते हैं तो इसके लिए आप एथ लिखते हैं। अगर आपके पास 3 कार्बन आते हैं तो इसको आप प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। अगर आपके पास 4 कार्बन आते हैं तो आप इसको क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। अगर आपके पास 5 कार्बन आते हैं तो इसको आप क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं।
अगर आपके पास 6 कार्बन आते हैं तो इसको आप क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। इसके बाद अगर आपके पास 7 कार्बन आते हैं तो इसको आप हेप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेप्ट। अगर आपके पास 8 कार्बन आते हैं तो इसको आप ऑक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑक्ट। अगर आपके पास 9 कार्बन आते हैं तो इसको आप नॉन लिखते हैं। अगर आपके पास 10 कार्बन आते हैं तो इसको आप डेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन की बात रही। तो आप कार्बन की बात तो समझ गए होंगे क्योंकि आप तो कल क्लास लेते ही हैं डेली। तो यहाँ पर बात करें अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसके अनुलग्न में एन जोड़ते हैं। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ईन जोड़ते हैं। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम इसमें फिर क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड के साथ एन, डबल बॉन्ड के साथ ईन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आइन जोड़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे अगर हम बात करें तो इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया CH3, फिर हमने लिख दिया CH2, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर CH3। अगर ये इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जाता है तो आप देखिए इसमें 3 कार्बन है आपके पास, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीनों की हमने काउंटिंग कर ली। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये हो गया आपका क्या, प्रोप। प्रोप यहाँ तक हो गया। लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो लास्ट में एन जोड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल दें तो इस एग्जांपल को आप ही करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको कमेंट में जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका हम ये प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह हम आपको लास्ट में 2-2 या 3-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराते रहेंगे। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सभी दोस्तों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।